अक्सर जब बच्चे गलतियां करते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़रा सोच कर तो देखिए कि अगर बच्चों के साथ साथ बड़े बुजुर्ग भी गलतियां करने लग जाएं तो फिर क्या होगा। आज की कहानी में भी एक पिता अपनी बच्ची को सही रास्ते पर लाने की बजाय खुद एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ता है जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि दो लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर ही नहीं जाते हैं, बल्कि उसके बाद कई और लोग भी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी अंदर ही अंदर झकझोर कर रख देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की। अलीगढ़ का एक थाना पड़ता है सिविल लाइन, और इसी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जमालपुर, और इसी जमालपुर गांव का रहने वाला है शकील अहमद। शकील के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 7 बेटे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा सलमान और दूसरा बेटा आमिर। सलमान जो अपने पिता के साथ इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, तो आमिर टाइल्स लगाने का काम करता है। आमिर जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास। बात कर रहा हूं मैं 6 जून 2024 की रात के लगभग 11 बजे के आसपास की। दरअसल आमिर के नंबर पर एक फ़ोन आता है और बात करते हुए अपने घर से निकल जाता है, लेकिन देर रात तक भी आमिर जब अपने घर पर वापस नहीं आता है, शकील अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन लगाता है, लेकिन अब आमिर का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद शकील आमिर के जितने भी जानने वाले होते हैं सबके नंबरों पर फ़ोन करता है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन बावजूद इसके आमिर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है। और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक भी आमिर ना तो अपने घर पर वापस आता है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। लेकिन तभी अगले दिन 10 बजे के आसपास अलीगढ़ के भमोला रेलवे लाइन पर एक लड़के का डेड बॉडी पुलिस को बरामद होता है। पुलिस जब उस लड़के की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पर कई जगहों पर चोट और घाव का निशान मौजूद है, जिसे देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद ट्रेन में सफर के दौरान ये लड़का ट्रेन से नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं कर पाता है, लेकिन पुलिस जब उसके कपड़ों की तलाशी लेती है तो आखिरकार उसके पॉकेट से एक आधार कार्ड मिलता है जिसमें उसका नाम आमिर लिखा हुआ था। जैसे ही आमिर का आधार कार्ड मिल जाता है, पुलिस तुरंत ही इस बात की जानकारी आमिर के पिता शकील को देती है। शकील को जैसे ही मालूम चलता है, शकील अपने पूरे परिवार के साथ घटना स्थल पर पहुंचता है, और जब अपने बेटे की डेड बॉडी को देखता है सब के सब जोर जोर से रोने लगते हैं। पुलिस शकील को समझाते हुए कहती है कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। इस पर शकील पुलिस वालों को जवाब देता है कि नहीं साहब, मेरे बेटे की हत्या किया गया है। दरअसल कल रात को उसके नंबर पर एक फ़ोन आया था और बात करते हुए अपने घर से निकल गया था, लेकिन उसके बाद ना तो वो घर पर वापस आया और ना ही उसका मोबाइल ऑन हुआ। शकील जैसे ही मोबाइल का नाम लेता है, पुलिस अब घटनास्थल का काफ़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस को आमिर का मोबाइल नहीं मिलता है। पुलिस सबसे पहले आमिर की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर शकील की तहरीर पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस मामले की छानबीन करते हुए सबसे पहले आमिर के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है।
कॉल डिटेल को जब चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पर आमिर ने आखिरी बार बातचीत किया था। दरअसल आमिर उस नंबर पर पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करता आ रहा था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी नीसा बेगम के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये नीसा कोई और नहीं बल्कि आमिर के ही गांव की रहने वाली है। नीसा के अब्बू का नाम है फिरोज अली और मां का नाम है नूरजहां बेगम। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस अब नीसा से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाती है तो मालूम चलता है कि नीसा के घर पर दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और उसके घर का कोई भी सदस्य घर पर मौजूद नहीं है। पुलिस जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखती है, पुलिस को कहीं ना कहीं नीसा के परिवार वालों के ऊपर शक चला जाता है। उसके बाद पुलिस अब नीसा के पूरे परिवार को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, 2 दिन का समय गुजर जाता है, बावजूद इसके नीसा के परिवार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का और समय गुजर जाता है, आखिरकार 10 जून 2024 को इधर एटा जिले के बलावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है बहादुरपुर और इसी बहादुरपुर गांव का रहने वाला है पंकज तिवारी। पंकज जब गांव के बाहर नहर किनारे होते हुए अपने खेतों पर जा रहा था तो देखता है कि नहर किनारे झाड़ियों से एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई दे रही है। पंकज जाकर जब झाड़ियों में देखता है तो झाड़ियों के अंदर का नजारा देखकर पंकज के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल उस झाड़ी में एक लड़की काफी गंभीर अवस्था में घायल पड़ी थी। उसके शरीर से काफी मात्रा में खून भी बह रहा था, लेकिन वो लड़की अभी जिंदा थी। पंकज उस लड़की से एक पर एक कई तरह के सवाल करता है, बावजूद इसके वो लड़की कोई जवाब नहीं दे पाती है। लेकिन पंकज जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है, वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। पंकज की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उस लड़की को झाड़ियों से बाहर निकालते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति इस बात की जानकारी बलावन थाने में दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और जब लड़की को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसकी गर्दन पर एक गोली लगी है। क्योंकि लड़की अभी जिंदा थी, इसीलिए पुलिस उस लड़की को आनन फानन में लेकर सरकारी हॉस्पिटल में जाती है। डॉक्टर जब उस लड़की का ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं, आखिरकार कुछ घंटे के बाद वो लड़की होश में आ जाती है। लड़की जैसे ही होश में आ जाती है, पुलिस उस लड़की से पूछताछ करती है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर वो लड़की अपना नाम नीसा बेगम बताती है। नीसा पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरे अब्बू का नाम फिरोज अली है और मेरी माँ का नाम नूरजहां बेगम है। दरअसल मैं इसी बलावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरथर गांव की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरा पूरा परिवार अलीगढ़ के जमालपुर गांव में रहता है। नीसा जब ये सारी बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस फिर से नीसा से सवाल करती है कि तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत किसने किया है। इस पर नीसा थोड़ी देर सोचने के बाद पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब मुझे इस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही परिवार है। दरअसल नीसा अपने अम्मी अब्बू के अलावा छोटे भाई साहिल का नाम लेती है। साहिल जिसकी उम्र है लगभग 14 साल के आसपास। नीसा जब अपने परिवार वालों का ही नाम लेती है, पुलिस नीसा की तहरीर पर उसके अम्मी अब्बू से पूछताछ करने के लिए बरथर गांव में जाती है तो मालूम चलता है कि बरथर गांव में जो उसका घर है, उस घर पर बाहर से दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। जब वहां भी नीसा का पूरा परिवार नहीं मिलता है, पुलिस अलीगढ़ के जमालपुर गांव में जाती है। लेकिन पुलिस जब जमालपुर गांव में पहुंचती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल अलीगढ़ की पुलिस
पुलिस भी फिरोज के पूरे परिवार को ढूंढ रही है। उसके बाद दोनों थाने की पुलिस फिरोज के पूरे परिवार को ढूंढना शुरू कर देती है और साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 12 जून 2024 को एक खबरी इसी बलावन थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब फिरोज अपनी पत्नी के साथ आसपुर गांव में मौजूद है। खबरी जैसे ही फिरोज का लोकेशन देता है, उसके बाद पुलिस अपनी टीम के साथ आसपुर गांव में जाती है और वहां से फिरोज और उसकी पत्नी को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर फिरोज से इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करती है। फिरोज भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन फिरोज जब इस पूरे वारदात की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी कुछ देर तक फिरोज और उसकी पत्नी की तरफ देखती ही रह जाती है। दरअसल फिरोज जो अपने पूरे परिवार के साथ अलीगढ़ के जमालपुर गांव में रहता है और मिस्त्री का काम करता है। दरअसल काम के दौरान ही एक दिन फिरोज की मुलाकात आमिर से होती है, क्योंकि आमिर भी टाइल्स लगाने का काम करता है। उसके बाद आमिर और फिरोज दोनों एक साथ ही काम करने लगते हैं। इसीलिए आमिर सबसे पहले फिरोज के घर पर जाता है और फिर उसको अपने साथ लेकर काम पर जाता है। लेकिन एक दिन आमिर जब फिरोज के घर पर जाता है और जब पहली बार उसकी बेटी निशा को देखता है तो निशा की खूबसूरती देखकर पहली नजर में ही उसको पसंद कर लेता है। उसके बाद आमिर जब भी फिरोज के घर पर जाता है, कैसे भी मौका निकालकर निशा की तरफ देखता रहता है। जब बार बार निशा की तरफ देखता रहता है तो निशा को भी समझने में देर नहीं लगती है कि आमिर उसको पसंद करने लगा है। दरअसल निशा भी कहीं ना कहीं आमिर को पसंद करने लगती है। उसके बाद जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन आमिर अपने दिल की बात निशा से कह देता है। आमिर जैसे ही अपने प्यार का इजहार करता है, निशा भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद निशा और आमिर के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद निशा और आमिर फोन पर एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी निशा के परिवार वालों को मालूम चल जाता है। निशा के अब्बू फिरोज को जैसे ही मालूम चलता है, फिरोज अपनी बेटी की बुरी तरीके से पिटाई करता है, साथ ही साथ निशा के ऊपर पाबंदी भी लगा देता है, जिसकी वजह से निशा का घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसीलिए निशा चाहकर भी आमिर से मुलाकात नहीं कर पाती है। लेकिन दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए एकदम से बेचैन हो जाते हैं। इसीलिए एक दिन मौका निकालकर निशा आमिर से मुलाकात कर लेती है। निशा आमिर से मुलाकात तो कर लेती है, लेकिन फिर से इस बात की जानकारी फिरोज को मालूम चल जाता है। जब फिरोज को पूरा भरोसा हो जाता है कि उसकी बेटी उसकी बात मानने वाली नहीं है, आखिरकार फिरोज अपने साले इश्तियाक को घर पर बुलाता है और फिर इश्तियाक से कहता है कि तुम ही अपनी भांजी को समझाओ। इश्तियाक भी निशा को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन निशा अपने परिवार वालों की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। हालांकि इसके बावजूद भी फिरोज का पूरा परिवार निशा के ऊपर काफी दबाव डालने लगता है, जिसकी वजह से निशा चाहकर भी आमिर से मुलाकात नहीं कर पाती है। 6 जून 2024 को रात की समय निशा का पूरा परिवार खाना खाकर छत पर सोने के लिए चला जाता है। उस रात को निशा का मामा इश्तियाक भी घर पर मौजूद था। निशा जब देखती है कि उसका पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा है, इधर निशा को मौका मिल जाता है। रात के लगभग 11 बजे के आसपास आमिर के नंबर पर फोन करती है और उसको अपने घर पर बुला
बुलाती है। इधर आमिर भी निशा से मिलने के लिए काफी बेताब हो रहा था। रात के लगभग 11 बजे के आसपास निशा के घर पर पहुंच जाता है। इधर निशा अपने घर का दरवाजा पहले से ही खोल कर रखी थी। आमिर जब निशा के घर पर पहुंचता है, निशा उसका हाथ पकड़कर कमरे के अंदर लेकर जाती है और फिर दोनों संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद निशा के मामा इश्तियाक की नींद खुल जाती है और वो बाथरूम करने के लिए नीचे उतर कर आता है। जब नीचे आता है, निशा और आमिर को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। इश्तियाक जैसे ही इस तरह का नजारा देखता है, अपनी बहन और बहनोई को नीचे बुला लेता है। साथ ही साथ निशा का छोटा भाई साहिल भी नीचे उतर कर आता है। तीनों जैसे ही आमिर को देखते हैं, आमिर को पकड़कर लाठी डंडों से उसकी बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देते हैं। जब आमिर की पिटाई करते हैं, निशा उसको बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन निशा का पूरा परिवार आमिर की पिटाई करने के बाद उसकी गला दबाकर वहीं पर उसकी हत्या कर देते हैं। जब आमिर की मौत हो जाती है, उसी रात को फिरोज अपने साले इश्तियाक के साथ आमिर की डेड बॉडी को इसी अलीगढ़ के भमोला रेलवे लाइन पर लेकर जाता है और रेलवे लाइन पर ही आमिर की डेड बॉडी को डालकर वहां से अपने घर पर आता है। जब अपने घर पर पहुंचता है, उसी रात को ही सब के सब अपने घर से बाहर निकलते हैं, दरवाजे पर ताला लगा देते हैं और फिर फिरोज अपने पूरे परिवार के साथ एटा जिले के बरथर गांव में पहुंच जाता है। दरअसल फिरोज को लगता है कि निशा जब वहां से हट जाएगी, कुछ दिनों के बाद आमिर को भूल जाएगी। लेकिन जब बरथर अपने पैतृक गांव में पहुंचता है, निशा को काफी समझाने की कोशिश करता है, बावजूद इसके निशा आमिर को भूलने के लिए तैयार ही नहीं होती है, जिसकी वजह से फिरोज को डर सताने लगता है कि कहीं निशा की वजह से सब के सब पकड़े ना जाएं। 2 दिनों तक निशा को समझाने की कोशिश करता है। निशा जब अपनी जिद पर उतर जाती है, आखिरकार फिरोज का पूरा परिवार निशा को भी इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है और फिर निशा को इस दुनिया से हटाने से पहले उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक जगह ढूंढते हैं। जैसे ही जगह मिल जाती है, आखिरकार 9 जून 2024 को रात के समय फिरोज का पूरा परिवार 2 बाइक पर सवार होकर अपने घर से निकलता है और निशा से कहता है कि हम जमालपुर जा रहे हैं। रात के लगभग 8:30 बजे के आसपास जब अपने घर से बाहर निकलता है, लगभग 15 किलोमीटर दूर बहादुरपुर गांव के नहर किनारे पहुंच जाता है। जब वहां पर सुनसान जगह देखता है, गाड़ी को रोक देता है, साथ ही साथ निशा को बाइक से उतारता है। उसके बाद फिरोज और उसकी पत्नी निशा का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर इश्तियाक अपने पास से एक देसी तमंचा निकालता है और निशा की गर्दन पर सटाकर फायर कर देता है, जिसकी वजह से निशा काफी गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर जाती है और फिर निशा को झाड़ियों में फेंक देते हैं। दरअसल फिरोज को लगता है कि निशा की मौत हो चुकी है और फिर उसके बाद सब के सब मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से निशा की जान बच जाती है। फिरोज अपनी बेटी की हत्या एटा जिले में इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कि पुलिस उस तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन फिरोज की लाख चालाकी करने के बावजूद पुलिस उसको ढूंढ निकालती है। वाकई में फिरोज जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस फिरोज की तहरीर पर उसके साले इश्तियाक, उसके बेटे साहिल और उसकी पत्नी नूरजहां को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों को अपनी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।